नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम आज बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की। किस तरह से बांग्लादेश में अभी भी अस्थिरता का दौर जो है वो बना हुआ है। जो हिंदू अल्पसंख्यक है अभी भी उनके मन में डर का माहौल बना हुआ है और इस बीच दुनिया भर में हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे देश में चल रही सियासत की कि किस तरह से मायावती ने आज कांग्रेस पर हमला बोला है और वो साफ तौर पर जो कांग्रेस आरक्षण को लेकर के अपनी दोहरी नीति चलती रही है उसको लेकर के मायावती ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और इसके साथ ही साथ बीजेपी भी उसके ऊपर हमलावर है। तो बात करेंगे किसानों को भी कि इस तरह से आज 61 फसलों की 109 नई किस्मों की उन्नत किस्मों के बीज आज उनको मिले हैं और क्या कुछ होगा खास, किस तरह से ये पर्यावरण के अनुकूल होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने की किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में की जारी। पीएम मोदी ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को किया रेखांकित। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के आरोपों को किया खारिज। बताया सेबी की साख पर हमले का बड़ा प्रयास। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड के हिस्से में का बड़ा आरोप। अडानी ग्रुप ने भी आरोपों को बताया निराधार। हिंडनबर्ग के नए आरोपों पर सियासत तेज हुई। कांग्रेस ने मामले की जांच करने की मांग की। भाजपा का पलटवार। रिपोर्ट को बताया भारत को आर्थिक अस्थिरता की ओर ढकेलने की कोशिश। बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा आरक्षण नेहरू गांधी की देन नहीं। यूपी के आगामी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन जारी। मामले में डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की लगाई गुहार। सीबीआई से जांच की भी मांग की। पूरी दुनिया में गूंजी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले की आवाज। संयुक्त राष्ट्र मुख्य समेत दुनिया के अलग अलग कोने में हुआ विरोध प्रदर्शन। भारत के कई शहरों में भी लोगों ने दिखाई एकजुटता। तत्काल अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की लहर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। महासचिव तरुण चुग, सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा में की शिरकत। और खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत के जीते कुल 6 पदक। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की और ये जो उन्नत किस्में जारी की गई हैं ये किस तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, जैव विविधता है इसमें और ये किस तरह से फसलों का जो रोटेशन है उसके साथ ही साथ उसमें किस तरह से ज्यादा क्रॉप यील्ड हो सकेगा इसका भी ख्याल रखा गया है। तो किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि में जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में रविवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की।
इनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागबानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी, क्योंकि ये उनके कर्ज को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो, और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कृषि को आसान और मुनाफे का काम बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन प्रयासों से न केवल किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो रही है, साथ ही उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये जो 109 किस्में लॉन्च की है, इस मौके पर किसानों से भी खास बातचीत की और उनसे ये जानना चाहा कि किस तरह से वो अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं, और जब इस तरह की सुविधाएं और इस तरह की फसलें, जो उन्नत किस्म के बीज जब उनके सामने लाए जाते हैं, तो वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से विकसित 109 किस्में कुल 61 फसलों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों में सब्जियों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में हैं। ये किस्में किसानों को कम लागत पर ज्यादा आमदनी देगी, साथ ही पानी और खाद की खपत में भी कमी आएगी। बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई, तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके, खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। बातचीत में पीएम ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया, नई किस्मों को कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल बताया। पीएम ने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में लोगों का रुझान मिलेट्स की तरफ बढ़ा है, जो पौष्टिक है, लागत भी कम आएगी। पीएम ने जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांगों के जिक्र के अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की सराहना की। मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे, बुजुर्ग, सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल तरीकों पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री के जैव सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने से कुपोषण को मिटाने और कृषकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो ये थी किसानों की बात। और अब बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज हो गया है। और इसको लेकर के सबसे खास बात है कि कांग्रेस ने जब हमला बोला तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है और कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स दरअसल तेजी से बढ़ते हुए भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और टीएमसी के हमलों पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विदेश संस्थाओं के बीच सांठगांठ के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे दुनिया के सबसे मजबूत वित्तीय व्यवस्था में से एक को बदनाम और अस्थिर करने की साजिश बताया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले पर कांग्रेस को उन्होंने जमकर घेरा। एक तरह से एक षड्यंत्र रचा रहे हैं कोई लोग बाहर के बैंक्स और कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टेबिलिटी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने में और हमारे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस कम करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए। इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें। हालांकि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आरोपों की जांच एसआईटी को ट्रांसफर करने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच ये टकराव जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। तब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने ताज़ा रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच को उन ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने साझा बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सेबी ने गैर कानूनी कार्यों के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ एक्शन लिया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के सवालों का जवाब देने के बजाय हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश की। वहीं अडानी समूह ने भी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सेबी प्रमुख ने कहा कि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया था और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, नोटिस दिया था। उसका जवाब तो उसने नहीं दिया, लेकिन सेबी के प्रमुख और उनके पति की चरित्र हनन की कोशिशें शुरू कर दी। इस बीच अडानी समूह के तरफ से भी इस पूरी रिपोर्ट को भ्रामक, शरारतपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और झूठ का पुलिंदा बताया गया है। और इस बीच में यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये ऑफशोर फंड और ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। तो देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उनको नोटिस थमाया है।
ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक पैदा करता है। अदानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया। इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की मंशा पर भी सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। कंपनी का दावा है कि वो सूत्रों की मदद से धोखाधड़ी सामने लाती है, लेकिन सवाल ये कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमतें भविष्य में गिरने वाली हैं। जब शेयरों की कीमत गिर जाती है तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें अंदाजा सही होने पर बहुत फायदा होता है, लेकिन अंदाजा गलत होने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। ऑफसिक्योर ऑफशोर फंड्स को इंटरनेशनल फंड्स भी कहा जाता है। ये दरअसल विदेशी बाजार में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह ही है, जो किसी स्पेशल सेक्टर या कंपनियों या नियमित आय की सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंकिंग है जो आपके देश के बाहर होती है। ऑफशोर बैंकिंग का ज्यादातर इस्तेमाल उन बिजनेस में होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अक्सर ऑफशोर कंपनियों का भी जिक्र होता है। ये अपने देश से बाहर, खासकर द्वीपीय देशों में स्थापित की जाती हैं, जहां के नियम कानून अपने देश से अलग होते हैं। पनामा, बरमूडा, बहामास, कैमेन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। वैसे ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें टैक्स हेवन देशों में करों से छूट मिल जाती है। समझा जाता है कि कई कंपनियां और अरबपति टैक्स चोरी करने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी संस्थाओं की कोशिश से पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय शेयर बाजारों को नुकसान पहुंचाने और भारत की सकारात्मक कहानी को पटरी से उतारने की कोशिश है। दरअसल जनवरी और फिर जून 2024 में भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। मई 2024 में भारतीय इक्विटी बाजार पूंजीकरण एमकैप पहली बार $5 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया। जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड SIP में निवेश 23,332 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है, जिसे कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इन सब के बीच हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है और उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। निवेशक सावधान रहें, यह कहा गया है। हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। यह सेबी का स्पष्टीकरण है और सेबी की तरफ से कहा गया है कि सफाई में कहा गया कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का बाजार नियामक सेबी की ओर से जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सेबी ने 24 में 22 मामलों में जांच पूरी की, 2 में जांच जारी है। ऐसे में देश में मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया, कंपनी वेबसाइट पर मौजूद है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को ये फैसले लिए और REIT पर सेबी के लिए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और किसी कंपनी को फायदा ये नहीं पहुंचाते हैं।
हितों के टकराव के मुद्दे पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था है। सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। यह नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। सेबी देश के पूंजी बाजारों की अखंडता और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह पूरा मामला समझने की जरूरत है कि किस तरह से देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, क्या उस पर हिंडनबर्ग की ओर से एक सोची समझी चाल के तहत क्या जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, या फिर यह अडानी, सेबी और ये जो पूरा मामला है अगर देखा जाए हिंडनबर्ग का, तो उसके बीच का है। इस पर जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अजय मिश्रा से। अजय, किस तरह से इस पूरे मामले को समझें, कैसे इसको समझना चाहिए? क्या ये कंपनियों के बीच के हितों का टकराव है, या फिर ये पूरे भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की एक सोची समझी साजिश है? निखिल, ऐसा लगता है कि ये हिंडनबर्ग की अपनी हताशा है जो शो कॉज नोटिस करने के बाद उन्हें पूरी दुनिया में झेलनी पड़ी। और देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये कह दिया कि 24 में से 22 मामलों में कोई भी मामला अदानी के खिलाफ नहीं बनता है और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई कंपनी को और किसी भी दूसरी जांच से इनकार कर दिया, उसके बाद हिंडनबर्ग को ऐसा लगने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि उसकी जो साख है उसको फिर से वापस लाने की कोशिश की जाए, अपने क्लाइंटेल को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। और इसलिए सेबी ने जो स्पष्टीकरण जारी किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि सोचिए कल जब बाज़ार खुलने वाला है उससे पहले ही आज शाम को, देर शाम, ये भी 1 घंटे पहले सेबी ने स्पष्टीकरण जारी किया है और स्पष्ट तौर पर निवेशकों को एकदम सावधान रहने की अपील की है और शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि ये वाकई 5.5 ट्रिलियन मार्केट कैप को डिस्टेबलाइज करने का एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। ये मामला उस वक्त उठा है जब संसद सत्र चल रहा था और हो सकता है ये मामला थोड़ी देर पहले आ जाता तो संसद में इसको लेकर के सवाल भी उठते। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष के नेता है इस पर अपनी राजनीति साधने में लग गए। आप सोचिए कि बांग्लादेश जैसे गंभीर मुद्दों पर एक भी ट्वीट या फिर एक भी प्रतिक्रिया न देने वाले इस एक मुद्दे को, जिसमें हिंडनबर्ग की खुद की क्रेडिबिलिटी भी सवालों के घेरे में है, राजनीति शुरू हो गई है। स्पष्ट तौर पर सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ये कहा है कि उसकी शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट पोजीशन अदानी के शेयर्स में हो सकती है और इसलिए निवेशकों को इस रोशनी में इस पूरे खुलासे को देखना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर जो वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी प्रोविजंस बताए जाते हैं, कहे जाते हैं सेबी के, और सेबी को माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स है मार्केट को रेगुलेट करने के लिहाज से, उसकी साख पर बट्टा लगाने की सीधी जो कोशिश है वो चेयरमैन को साधने की। और अलग अलग प्रोसेसेस पे जो सवाल उन्होंने इकट्ठा किए कि रीट जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसमें जो नियम बनाए गए कुछ खास कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। स्पष्ट तौर पर सेबी ने कहा कि सेबी के बोर्ड मेंबर्स मिलकर के फैसला लेते हैं, किसी एक अध्यक्ष या चेयरपर्सन का फैसला नहीं होता है। और अलग अलग मोर्चों पर कई सालों में रीट जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें छोटे लोग भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, उनको सहूलियत देने के लिए अलग अलग समय समय पर इस पे प्रावधान किए जाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सेबी ने खुद ही कहा है कि चेयरपर्सन को या सेबी के किसी भी मेंबर को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिस्क्लेमर्स करने पड़ते हैं बाजार नियामक के खुद की व्यवस्थाओं के अनुरूप। चेयरपर्सन ने अपने शेयर होल्डिंग्स, जिस शेयर में इनका निवेश है, उसका पूरा डिस्क्लोजर किया है और चेयरपर्सन का पद संभालने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को रेक्लूज किया, बहुत सारे मामलों में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है उससे अपने आप को अलग किया। तो स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष जो चेयरपर्सन ने रखा था, सेबी ने अब उस पर अपनी मोहर लगाई है और उम्मीद देखी जा रही है कि कल बाजार में बहुत ज़्यादा असर हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी राजनीति जो इस पर शुरू हो गई है वो शायद थोड़ा लंबा खींच सकता है। जी, एक सवाल जो मेरे जहन में, मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में उसका जवाब दें कि जिस तरह से आपने देखा कि इसके पहले जो हिंडनबर्ग ने, चाहे वो एसबीआई रही हो, एलआईसी रही हो, उसके ऊपर भी तमाम प्रश्न चिन्ह उठाए थे, लेकिन वो सच साबित नहीं हुआ। तो क्या ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जो पॉजिटिव मूड है, उस पर कहीं कुछ फर्क पड़ता है इस तरह के जो हमले होते हैं उस पर?
नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ जहाँ आपको उभरती हुई अर्थव्यवस्था या फिर यूँ कहें भारत की तेजी से अर्थव्यवस्था सभी लोगों को रास आ रही हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को खटक रहा है। चीन को खटक रहा है कि कैसे भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, कैसे वो उसके और ज़्यादा करीब आना चाह रहा है। अमेरिका को ये दिक्कत लग रही है कि क्यों एक जो अट्रैक्शन बन रहा है निवेशकों का, क्यों लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश की जो निवर्तमान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक आइलैंड नहीं देने की वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। ये स्पष्ट है कि भारत की जो इकोनॉमिक माइट जो बढ़ रही है उसको लेकर के बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस को लेकर के चिंतित हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप हिंडनबर्ग का किंगडम कैपिटल के साथ रिलेशन देखें, किंगडम कैपिटल के जो सीईओ हैं उनकी पत्नी का चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध होना, भारत में विपक्ष के नेताओं का उसी पार्टी के साथ करार करना, एमओयू करना, अब इसका खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही साथ हिंडनबर्ग का जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े डोनर फंड के साथ सिमिलर फाइंडिंग्स पाना अदानी को लेकर के, क्यों केवल अदानी को टारगेट किया जा रहा है या फिर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको किया जा रहा है, क्योंकि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो सारे अगर आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े लोग जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को, मॉरिशस को, हांगकांग जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पहले डिस्टेबलाइज कर चुके हैं, उनका बड़े पैमाने पर $1 बिलियन से ज़्यादा केवल डोनेशन देना ऐसी संस्थाओं को जो अदानी के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं। और सार्वजनिक तौर पर जॉर्ज सोरोस खुद भी एक ऐसा कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को उन निवेशकों को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को उन निवेशकों को जवाब देना होगा जिनके पैसे अदानी में डूबे हैं। बिल्कुल, तो इससे जो मंशा है अजय, वो साफ तौर पर स्पष्ट हो जाती है, मंशा स्पष्ट हो जाती है। और इसीलिए जब आप कहते हैं कि दरअसल एक तेज भागती हुई गाड़ी को पंचर करने की कोशिश की जा रही है, तो इस बात को समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बांग्लादेश की और साथ ही साथ अपने देश की सियासत की भी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे आरक्षण को लेकर की जा रही सियासत को। आपको याद होगा लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और उसके जो समर्थक दल थे वो बार बार संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, इसकी बात करते थे और उसको लेकर के उन्होंने कुछ वोट भी हासिल किए थे, कुछ सीटें भी हासिल की थी। लेकिन अब इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने सीधे तौर पर हमला बोला है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक निजी टिप्पणी आई थी उस पर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। मायावती ने सीधा हमला बोला है और बीजेपी पहले से ही हमला पर है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के दौरान संविधान खतरे में और आरक्षण खत्म होने जा रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी के बयानों की बसपा सुप्रीमो मायावती ने बखिया उधेड़ दी है। आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। मायावती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं।
कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। इसके अलावा मायावती ने देश में आरक्षण का श्रेय महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को देने के कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को झूठा करार देते हुए इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन बताया। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहां जहां इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है? अर्थात वहां भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है? दरअसल पूरे चुनाव के दरमियान संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त की। इस पर कांग्रेस की चुप्पी ने उसकी मंशा पर सवाल उठाए। वहीं पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए क्रीमी लेयर की बात को नकार दिया। सरकार की ओर से कहा गया है, बाबा साहब के संविधान में एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, अतः पहले की ही तरह व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पीएम मोदी से मिले 100 दलित सांसदों को भी इसे लेकर आश्वासन दिया गया कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट भी एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने को लेकर एक मत रही। सरकार की ओर से कहा गया कि एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। दरअसल कांग्रेस और सहयोगी दलों ने चुनाव में तो आरक्षण पर भ्रम की स्थिति पैदा कर कुछ वोट और सीटें जरूर हासिल की, लेकिन अब उसके लिए फैसला ले पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके उलट बीजेपी को एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान दलितों के लिए उठाए गए कदमों को फिर से बताने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार ने विधायी संस्थाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की मियाद बढ़ाई है। दलित व आदिवासी सरकार की गरीब समर्थक योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए इस वर्ग के पारंपरिक शिल्प और कौशल को लगातार बढ़ावा दिया गया है। पहले रामनाथ कोविंद और फिर दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू को शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचाया। बीजेपी का दावा है कि दलित आदिवासियों के कल्याण के लिए वो लगातार काम करती रही है, जबकि कांग्रेस का फेक नैरेटिव जल्द ही सबके सामने उजागर हो गया है। बीजेपी के बाद मायावती का कांग्रेस पर हमला उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यही आज हमारे विशेष का विषय भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष है आरक्षण पर सवालों के घेरे में कांग्रेस। आज का हमारा विशेष है आरक्षण पर सवालों के घेरे में कांग्रेस, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल बंसल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका। और ऋषि शंकर मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। और ऋषि शंकर मिश्रा जी, अगर आपके साथ ही शुरुआत करें तो ये तो जिसको कहते हैं कि बहुत आराम से खेल रहे थे और हर जगह संविधान की कॉपी दिखाते हुए फिर रहे थे, अब उस संविधान की कॉपी को जेब में रखना पड़ा है कांग्रेस को, क्योंकि अब जो ये फैसले आए हैं इस पर कुछ कहते और ना निगलते ना उगलते बन रहा है कांग्रेस के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ट्वीट को यदि आपने देखा होगा, और मैं कहूंगा कि उस ट्वीट को दिखाइए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये कहा था कि अंबेडकर से लेके महात्मा गांधी, नेहरू की भी भूमिका रही है, लेकिन सबसे पहले अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मायावती जी को जो कहना था वो कह गई, लेकिन जिस पे आपने हमला किया है उनके पूरे ट्वीट को, आप पूरे ट्वीट को दिखाइए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2,
क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि क्रीमी लेयर में जो एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, देखिए कंफ्यूजन कैसे पैदा किया जाता है ये देखिए। माननीय न्यायालय के 7 जजों के बेंच में से एक माननीय जस्टिस ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, जिसको 3 अन्य जजों ने सपोर्ट किया। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, निर्णय नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप कैसे कर सकते हैं? और उसको लेकर भी कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि क्रीमी लेयर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो अधिकार दिया गया था, खासकर रिजर्वेशन को लेकर, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सवाल तो भाजपा से उन्होंने है। कहा कि एनजीओ बैठाएंगे, वकीलों से डिस्कस करेंगे, और यही बात मायावती को अग्री है। वो कह रही हैं कि दरअसल वो कह रहे हैं कि इस पर आप लोग गोलमाल बात कर रहे हैं। आप लोग से मेरा मतलब कांग्रेस से है। और इस पूरे प्रकरण को वो कह रही हैं कि जब पहले संविधान की कॉपी दिखाते फिरते थे, और अब बोलने में क्या दिक्कत है? सर अखिलेश जी, ये पूरे बयान को देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है क्रीमी लेयर को लेकर मेरा स्टैंड क्लियर है, जो अधिकार मिला है वो अधिकार रहेगा। नहीं, ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस का, मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं आया है। मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूं, और उस पर साथ साथ आप अपनी तरफ से कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एनजीओ से बात करेंगे, वकीलों से बात करेंगे। मैं इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता को जोड़ना चाहूंगा, मनीष शुक्ला को। मनीष, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। गांधी जी और उसके बारे में भी बात जो उन्होंने कही, आप जो कह रहे हैं कि मायावती का ट्वीट का, मैं मायावती को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब इस देश में आरक्षण के हिमायती थे। उन्होंने तो पूरी एक सीरीज है, वो जो 4 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर और बताया भी है इसमें कि किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ राह में कांटे बोती रही है कांग्रेस। वो हम नहीं दिखा रहे हैं, वो आप बता रहे हैं, तो हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं। फिलहाल मैं मनीष शुक्ला जी को जोड़ना चाहूंगा। मनीष शुक्ला जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उनके जो सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मायावती को भी समझ में आया है कि ये जो है, ये दरअसल दलितों को बरगलाया जा रहा था, और अब जब सही वक्त आया तो वहां पर पीछे स्टेप बैक कर रही है कांग्रेस? देखिए, दरअसल कांग्रेस आजादी के बाद पहले दिन जब जवाहरलाल नेहरू जी कुर्सी पे बैठे, तब से लेके आज तक दलितों की, एसटी लोगों की और पिछड़ों के विरोधी रही है। जो आरक्षण संविधान द्वारा दिया गया, बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान द्वारा दिया गया, उसे नेहरू जी की उपलब्धि बचाने का एक कुकृत्य किया है खड़गे जी ने, और उसी को उल्लेखित सुश्री मायावती जी ने भी किया है। जबकि जैसे ही ऑब्जर्वेशन आया, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने तुरंत ही अपना व्यू को स्पष्ट किया कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में क्रीमी लेयर या उपवर्ग का कहीं प्रावधान नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान द्वारा जो निर्मित जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन खड़गे जी ने इस पर भी क्लियरिटी नहीं की। जो आप कह रहे हैं वही सही है। उन्होंने कहा कि हम वकीलों से बात करेंगे, एनजीओ से बात करेंगे। नहीं, देखिए, कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस शुरू से ही इस वर्ग की विरोधी रही है, और बाबा साहब के राह में रोड़े अटकाए गए, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा गया, वो सदन में न पहुंच पाए, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया तमाम प्रकार के। तो लगातार कांग्रेस इस तरह से काम करती आई है, और आज राहुल गांधी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया। दरअसल संविधान और आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस और राहुल गांधी और ऐसे ही दल हैं। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार रहते किस तरीके से दलितों के साथ अन्याय हुआ, किस तरीके से रिजर्वेशन में जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको अखिलेश यादव ने लूटा था, और किस तरीके से अत्याचार हुआ करता था, ये भी सबको पता है। तो ये गठबंधन ही दरअसल बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ एनडी गठबंधन है। और तमाम जगहों पर आप देखेंगे, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमाम जगहों पे आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल में, जहां एनडी गठबंधन उनकी समर्थक सरकारें हैं, वहां ओबीसी के आरक्षण पे भी डाका डालते हैं। यहाँ वहां ओबीसी के आरक्षण को कम करने का षड्यंत्र करते हैं, मुसलमानों को देने का प्रयास करते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। यानी संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात, चाहे आरक्षण हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष शब्द हो, तमाम बार
कांग्रेस करती आई है। ठीक बात है, उस पर और ऐसी आज चीजों पर कई बार को- चुप्पी साधी है। ऋषि मिश्रा जी हंस रहे हैं, लेकिन शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं जब 2 सेकंड लूंगा, जब 2 सेकंड अयोध्या लूंगा। में जब केसेस होते हैं तो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, वो एक साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो जो उनका पीडीए की जो बात कही जा रही हो, या वो जो दलितों की बात करते हैं, चाहे मुस्लिमों की बात करते हो, किसके साथ खड़े हैं, क्या उनकी नीति है, साफ तौर पर समझ में आती है। अनिल बंसल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये जो पूरे चुनाव के दौरान संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये सारी बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो दूसरे दल थे उनके साथ मिले हुए वो करते रहे, कुछ सीटें भी हासिल की, लेकिन अब शायद यही उनके ऊपर बूमरैंग कर रहा है, यही अब उनको जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पर तो कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, संविधान खतरे वाली बात तो ठीक नहीं थी। संविधान को कोई खतरा ना है, ना मुझे लगता है ऐसा कोई भविष्य में होगा। पर चुनाव में तो सब राजनीति करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। 400 सीट की जो बात थी उसको लेकर के उनको एक इश्यू मिल गया कि 400 ही क्यों, वो 2/3 मेजोरिटी की लेकर संविधान बदलेंगे। ये सब बातें वो बीजेपी समय पर उसका प्रतिवाद या स्पष्टीकरण नहीं कर पाई, ये हमको मानना पड़ेगा, जिससे लोगों में ये विश्वास जमा बड़ी संख्या में। पर जो मायावती जी ने कहा है उसमें कुछ हद तक ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने देर से इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई दिन पहले आया था, तब इनको, जैसे चिराग पासवान है, वो कोटा के अंदर सब कोटा के भी विरोधी हैं, उन्होंने इस पर भी ऐतराज किया। तो कांग्रेस को अगर कोटा के अंदर सब कोटा पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जो ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने का सुझाव दिया है जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के, और तो उस पर कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर करने में देर की। और जब मायावती ने हमला किया तब खड़गे जी ने ये सब बातें कही। और ये बात सही है कि अंबेडकर जी को क्रेडिट कम देती है कांग्रेस, जबकि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दो उसके रचयिता हैं। क्योंकि जवाहरलाल जी तो प्रधानमंत्री थे, सरकार थी उनकी, तो उनको तो श्रेय कोई दे ही सकता है, अलग विषय है। पर मुख्य भूमिका महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की ही थी इस आरक्षण के पीछे, जिसको हम नकार नहीं सकते। और वो मायावती ने जो बात कही है वो सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें हैं, उनका उपचुनाव होना है। मायावती अभी तक उपचुनाव तभी लड़ती थी जब वो खुद सत्ता में होती थी, बहुजन समाज पार्टी। इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि वो 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। तो ये जो विपक्ष के लिए चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक मुद्दा बन गया था, वो वहां से जीत गए थे नगीना से, और उन्होंने भी कहा है कि सब जगह उम्मीदवार उतारेंगे। तो दलित वोटों को लेकर कांग्रेस की अपनी रणनीति है, और बीजेपी अपने जो उन्होंने काम किए दलितों के लिए उनका प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारा द्वंद्व जो है 10 सीटों के उपचुनाव के लिए हो रहा है। और जो कांग्रेस है उसने थोड़ी देर की इसमें स्पष्टीकरण देने में। हालांकि कांग्रेस आरक्षण का विरोध कर नहीं सकती, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती देश में जो दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का, पर विलंब तो उन्होंने किया है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये जो मुद्दा है, ये जो आपने 10 सीटों को उपचुनाव की बात कही, उसमें भी छाया रहेगा। ऋषि मिश्रा जी, फिर कभी इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पास मैं 2 सेकंड समय बस इतना ही, फिर बाकी दोनों लोगों को भी समय देना पड़ेगा ना। चलिए 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए, एक बार एक राउंड और। ठीक है, कहिए, जल्दी कहिए। देखिए, कोटा विदिन कोटा को लेकर एनडीए में ही डिफरेंसेस है। जेडीयू का अलग स्टैंड है, सीताराम मांझी का अलग स्टैंड है, कोई स्टैंड नहीं है, कैबिनेट में सारी कैबिनेट में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कि सबके बीच में मतभेद है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने एक मत से फैसला दे दिया, केंद्रीय कैबिनेट ने एक मत से फैसला दे दिया। मैं चाहूंगा कि मनीष शुक्ला इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखो, 2 बातें। कैबिनेट ने जब अपने मंतव्य को क्लियर कर दिया है तो कोई किसी पे कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अनुप्रिया पटेल नेहरू जी के साथ गांधी, केंद्रीय कैबिनेट ने अपना, कांग्रेस एक दूसरे को मत बोलिए, ऋषि मिश्रा जी, एक दूसरे को मत बोलिए। ये तो सारा श्रेय नेहरू जी को दे देते। गांधी जी ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया ऋषि मिश्रा जी। आपने जो कहा 100 बात की एक बात, केंद्रीय कैबिनेट में सभी लोग शामिल हैं और सभी लोगों ने एक मत से फैसला दे दिया। इसलिए आप अगर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल वो चल नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा आपका, मनीष शुक्ला आपका, और अनिल बंसल जी आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपका बताएंगे बांग्लादेश का सूरत हाल क्या है आखिर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है और उनमें डर का जो एक माहौल है वो अभी भी कायम है। जो चटगांव में हिंदुओं ने इस बीच में एक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत भर में इसको लेकर के तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के समर्थन में और जो बांग्लादेश में उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई दिनों तक हिंसा में झुलसने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद वहां की फिजा में अब भी तनाव और खौफ का गहरा साया फैला हुआ है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे पूरे समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ उत्पीड़न की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता से लेकर बांग्लादेश, भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ जोरदार अपना विरोध दर्ज कराया है। हिंदू समाज के हजारों लोगों ने राजनीतिक बदलाव की आड़ में हिंदुओं के जानमाल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका में भीषण विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई हैं। चट्टगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर हुए प्रदर्शन में लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, लंदन में BBC के मुख्यालय, कनाडा के टोरंटो, फिनलैंड के ईसाई, यहूदी समेत विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए उनकी रक्षा की मांग की। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बांग्लादेश में मंदिरों के अपमान पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां जो भी हुआ वो असहनीय है। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति में जो यही है, जो उनके अपने अंदरूनी कारण थे उनकी वजह से हुआ, लेकिन उसमें जो हमारे मंदिरों का अपमान हुआ, जो हमारे लोगों का उनको तकलीफ हुई है, जो माइनॉरिटीज़ को तकलीफ हुई है, वो बहुत ही उसको कंडेम किया जाना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ही असहनीय है, वो बहुत खराब चीज़ है। इसके लिए भारत सरकार ने भी जो भी कदम उठाए उनका स्वागत है। काशी, अयोध्या समेत भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। ये पत्र नहीं है, ये आक्रोश पत्र है। उसके पत्र पर लिखा हुआ है आक्रोश पत्र। तो मेरा निवेदन है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत संघर्षों के सामने वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपेक्षा है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की चुप्पी पर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो जाने का आनंद उत्सव मनाया है, वो बांग्लादेश से सबक सीखें। हम वहां के सभी अल्पसंख्यकों के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष चुप क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और यहाँ पर एक बात और जोड़ दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने अमेरिका पर इस पूरी घटनाक्रम के लिए पूरा जो तख्ता पलट हुआ है उसके लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप चूंकि अमेरिका को नहीं सौंपा गया इसलिए उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी का, जो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। प्रसेनजीत, आपसे ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे। लगातार इस बात को लेकर के सभी यहाँ चिंतित हैं कि आखिर जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या स्थिति है और खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए निखिल, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं का तरफ से कहना है कि आखिर तक पूरे देश में, पूरे भारत में और पूरे दुनिया में लोग ये समझने लगे हैं कि हिंदू मैटर, ये जो जगह जगह पर जो लेफ्ट लिबरल ये मैटर्स वो मैटर्स कहते रहते हैं, ये बांग्लादेश में हिंदू मैटर ये पूरे दुनिया अब समझने लगे है। चाहे वो अमेरिका कितना भी चुप रहे, चाहे वो हिंदुस्तान की लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस जितना भी चुप रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये पिछले कई दशकों में बांग्लादेश में जो हुआ नहीं है इस बार वो हो रहा है। कल मतलब शनिवार को पूरे बांग्लादेश की करीब करीब 27 जगह पर हिंदुओं ने अपना विरोध जताया और उसमें जय श्री राम ये उद्घोष लगाया गया। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो जय श्री राम लेके यहाँ पे लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस को चिड़चिड़ापन है, ये लेफ्ट लिबरल पूरे दुनिया की और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक तरह की एक एनर्जी देने वाले उद्घोष बन गए हैं। और बांग्लादेश कभी ये सुना नहीं है कि वहां पे जय श्री राम की उद्घोष कभी सुनने को आएगा। तो निखिल, ये दो तरह की एक डेवलपमेंट है जो बांग्लादेश में हिंदू की, क्योंकि वहां हिंदू और इनको वहीं पे रहना है या वहीं पे उनका जो संघर्ष है उस संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। और पूरे दुनिया को इसके बारे में, क्योंकि माइनॉरिटी पॉलिसी यूनाइटेड नेशंस की है और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की होनी चाहिए। तो ये सब चुप है, लेकिन जो बांग्लादेश के हिंदू है वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में भारत के लोग भी साथ में है। और आप जो दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि जो बॉर्डर की स्थिति के बारे में मैं बताऊं कि हाँ, ये सही है कि बॉर्डर में कुछ बांग्लादेश के लोग आके अपना डर हमारे साथ भाग करने की कोशिश किया है, हमारे साथ जताने की कोशिश किया है, लेकिन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से काफी अच्छी तरीके से इन लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपनी लड़ाई अपने देश में लड़ो, हम साथ में है। पहली बात। ठीक है, आपने लगभग सारी जानकारी दे दी है। हमारे पास समय प्रसेनजीत आज बस इतना ही है, लेकिन आपने लगभग सारी जानकारी दे दी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर चर्चा होगी पश्चिम बंगाल की कि कोलकाता के महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार को लेकर किस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की, जिसको लेकर के वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स और नर्सेस का विरोध प्रदर्शन हुआ है, आम लोगों का भी विरोध प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शनकारी दोषियों को, जो दोषी है इसमें जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार को इस पूरे प्रकरण में कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि घटना की जांच सीबीआई करे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इस पूरी घटना की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। और कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट किया कि कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका जांच के दायरे में लाने की बात है। डॉक्टर संदीप घोष को 2 बार इस प्रतिष्ठान से हटाया गया है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से इस पद पर बने रहे। उनका प्रभाव ऐसा है कि एक बार उन्हें हटाने का सरकारी आदेश 48 घंटों के भीतर ही रद्द कर दिया गया और दूसरी बार उन्हें हटाकर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो दोबारा कर मेडिकल कॉलेज में वापस आ गए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से चल रही है बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम न्यूज़ नाइट के अंत में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां आपको बताएंगे कि भाजपा की हर घर तिरंगा यात्रा किस तरह से आगे चल रही है। इस पूरे अभियान को आप देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा भी देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर गोवा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से 3 रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देशभक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तट रक्षक ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में ICG जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है।
बाइक रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो।